सामने आरिफ की शक्ल वाले सोल्जर को खड़ा देख दोनों घबरा गए। ऋषभ हाथ बांधकर खड़ा हो मुस्कुराता हुआ बोला, क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम दोनों तो मुझे जानते हो ना कि मैं आरिफ नहीं हूँ? हाँ, मैं वही हूँ जिसकी फ़ोटो इमरान तुमने क्लिक की थी, और फिरदौस, तुमने उसी फ़ोटो की मदद से आरिफ को एक सोल्जर साबित करने की कोशिश की थी। हाँ, वह बात अलग है कि हुआ इसका उल्टा और तुम फंस गए। वैसे मेरा नाम मेजर ऋषभ रॉय है। तुम दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्मी कैंप में तुम दोनों हमारे खास मेहमान हो, और तुम्हारी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। वैसे भी हम इस काम में बहुत माहिर हैं। फिरदौस और इमरान हैरान से कभी ऋषभ को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे कि इसे सारी बातें कैसे पता। ऋषभ अब फिरदौस के पास आ सख्त लहजे से बोला, वैसे मैं खुद की तारीफ नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत बेरहम हूँ तुम जैसे काफिरों के लिए। इसलिए अब यहाँ भूल कर भी कोई गलती मत करना, वरना बुरी मौत मारूंगा। सच कहूँ तो अभी तक मार भी चुका होता अगर सर ने ना रोका होता तो। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, इसीलिए तुम जिंदा हो अभी तक। ऋषभ की गुस्से से जलती आंखें देख फिरदौस की जान हलक में ही अटक गई। ऋषभ उसकी ये हालत देख हंस पड़ा और थोड़ा दूर जा खड़ा हुआ। मुझे तो तुम्हें देख ऐसा लग रहा है कि एक और धमकी तुम्हें दी और तुम्हारा काम खत्म। फिर मेरे उस तोहफे का क्या होगा जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगाया है? एक बार उसे भी तो देख लो। फिरदौस अपना डर छुपाने की कोशिश करते हुए सधे लहजे में बोलने की कोशिश करने लगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे मौत का खौफ नहीं। और किस तोहफे की बात कर रहे हो तुम? ऋषभ, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बहुत बुरे एक्टर हो। शक्ल पर 12 बज रहे हैं और कहते हो कि डर नहीं। क्यों इमरान, तुम्हें क्या लगता है? इमरान हाथ जोड़कर बोला, जो आप बोल दो वही सही है साहब। आप तो बस हमारी जान बख्श दो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम तो आम नागरिक हैं। ऋषभ, यही बात तुम अपने तोहफे से कहो, कहते हुए उसने पीछे की तरफ इशारा किया। दोनों को अपने पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कबीर खड़ा था। आरिफ को देख इमरान और फिरदौस दोनों की हालत खराब हो गई। कबीर आगे बढ़ ऋषभ के पास जा खड़ा हुआ। ऋषभ उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, यह है मेरा दोस्त और तुम्हारा दुश्मन मेजर कबीर सिंह राठौर। कबीर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, कैसे हो फिरदौस साहब? यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? फिरदौस गुस्से से बोला, मतलब मेरा शक सही था, तुम गद्दार हो। कबीर कुछ कहता कि पास खड़े ऋषभ ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे कुछ वक्त तक तो उसे कुछ सुनाई देना ही बंद पड़ गया। ऋषभ, गद्दार ये नहीं तुम हो इस देश के। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हारे जैसे गद्दारों को पकड़ने के लिए अगर तुम्हारे साथ थोड़ा छल किया जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? कबीर, पहले मैं तुम्हें दोजख भेजूंगा और उसके बाद तुम्हारे कमांडर को भी जल्दी ही तुम्हारे पास भेज दूंगा। फिरदौस, मुश्ताक भाईजान मुझे जल्दी ही तुम्हारी गिरफ्त से आजाद करा लेंगे। कबीर, यार फिरदौस, तुम तो निहायत ही बेवकूफ हो। तुम उसी मुश्ताक की बात कर रहे हो ना जो तुम्हारे खून का प्यासा है? वो भला क्यों छुड़ाएगा तुम्हें? कबीर ने इमरान की तरफ देखा तो वह हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे तो आपसे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बस ड्रग्स चेक करने गया था। इसी फिरदौस ने मुझे पैसों का लालच दिया कि अगर मैंने आपको कमांडर की नज़रों में गिराने में इसकी मदद की तो ये मुझे बहुत सारा पैसा देगा। अब मुझे क्या पता था कि आप सच में आर्मी वाले हो। कबीर ने अपनी गन निकाल कर इमरान पर तान दी। कोई बात नहीं, तब नहीं पता था, लेकिन अब तो पता चल गया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बहुत शौक है ना भागने का? एक बार भाग चुके हो, लेकिन इस बार भाग नहीं सकोगे। इमरान ने फिरदौस की तरफ इशारा किया, मारना है तो इसे मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैं तो आतंकवादी भी नहीं हूं। कबीर, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत परेशान किया है तुमने। फिरदौस घबराया हुआ सा दोनों को देख रहा था। कबीर, इमरान, पहले तुम मारे जाओगे और उसके बाद इस फिरदौस का नंबर आएगा। कबीर ने फिरदौस की तरफ मुड़कर देखा। कुछ वक्त है तुम्हारे पास फिरदौस,
तय कर लो कि अपने बाकी जासूसों के बारे में तुम्हें खुद बताना है या फिर हम अपने तरीके से तुमसे सारा सच निकलवाएं। अगर तुम सच बता दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। कबीर ने गन लोड कर इमरान की तरफ की और उसे शूट कर दिया। फिरदौस ने अपनी आंखें डर से बंद कर लीं। कुछ वक्त तक वहां के माहौल में शांति हो गई। फिरदौस ने अब आंखें खोलकर अपने बगल में जब इमरान को वहीं जमीन पर पड़े देखा तो अपनी मौत के ख्याल से ही कांप उठा। फिरदौस को चुप देख ऋषभ ने अपनी गन निकाल उसकी तरफ तान दी और बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो अब मैं ही मार देता हूँ। कबीर, नहीं ऋषभ, अभी कुछ मत करो। ऋषभ झुंझलाया, इसके जासूसों का पता हम खुद ही लगा लेंगे, बस फालतू की टेंशन नहीं लेनी हमें। कहते हुए उसने फिरदौस की तरफ देख गन लोड कर दी। कबीर ने आगे बढ़ उसकी गन को थामे हाथ को दूसरी तरफ किया और समझाने लगा, लेकिन ऋषभ ने वापस फिरदौस पर गन लगा दी। दोनों में अब खींचतान होने लगी। फिरदौस की डर से जान निकली जा रही थी कि पता नहीं क्या होगा। तभी ऋषभ ने शूट कर दिया। फिरदौस डर से चीख उठा। कुछ वक्त बाद उसे महसूस हुआ कि गोली उसके कान के पास से होकर गुजरी है। ऋषभ, कबीर उसके सहमे चेहरे को देखकर आपस में मुस्कुरा दिए। फिरदौस को मौत का एहसास अंदर तक हिला गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है, तो अपनी सारी अकड़ भूल गया। उसने कबीर के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कोई भी गैर कानूनी या देश विरोधी काम नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारे खिलाफ भी कुछ नहीं कर रहा था, मुझे तो इस इमरान ने भड़काया था, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाया था। तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो, लेकिन मुझे मत मारो। दोनों दोस्त उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले गए, जहां सिन्हा सर उनका इंतजार कर रहे थे। फिरदौस ने अपने साथियों के बारे में उन लोगों को बता दिया। पूछताछ के कुछ देर बाद वहां मंजीत, देव और जय पहुंचे और फिरदौस के पास जा खड़े हुए। फिरदौस उन तीनों को देखने लगा कि एक दोस्त पर उसकी नजर ठहर गई। उसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। सारे दोस्त उसे यूं देख मुस्कुराने लगे। देव हंसते हुए बोला, क्या हुआ फिरदौस, तुम इतने हैरान क्यों हो? मुझे तो पहचाना होगा ना तुमने। दाढ़ी मूछ के बिना देख रहे हो तो पहचानने में दिक्कत हो रही है शायद। मैं तुम्हारा दोस्त इमरान, या फिर यूं कहें कबीर का दोस्त मेजर देव सिंह। फिरदौस गुस्से से उसे घूरने लगा, तुमने धोखा दिया मुझे। देव, तुम हो ही इसी लायक। कबीर, यह हमारा ही प्लान था तुम्हें पकड़ने का। तुम मेरे पीछे इस कदर पागल हो गए थे कि तुमने बड़ी आसानी से इमरान की बातों पर भरोसा कर लिया। ये जैसा कहता गया तुम वैसा ही करते रहे। अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि तुम यहाँ खुद नहीं आए, तुम्हें लाया गया था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी जंजीरें खुली छोड़ी थीं और तुम्हें मौत का डर दिखाया ताकि तुम भागने का सोचो। मैंने पहले एक आतंकी को सुबह से लेकर रात तक खूब काम करवाया और उसके बाद उसे तुम्हारी निगरानी में लगा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो जल्दी सो जाएगा और तुम मौके का फायदा देख वहां से जरूर भागोगे, और तुमने वैसा ही किया। इमरान, या कहें देव, बहुत पहले से ही तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा था। तुम्हारे कैंप से भागते ही वह तुम्हारे पीछे हो लिया और सही जगह पर पहुंचते ही यह तुम्हारे सामने आ गया। जब तुम इसके पास सोए तब तुम्हें इंजेक्ट कर बेहोश कर दिया गया और उठाकर यहाँ ले आए। अब तुम्हारे हालात ऐसे हैं फिरदौस कि तुम्हें मुश्ताक के सामने मार भी दूं तो भी उसका भरोसा मुझ पर और मजबूत होगा। फिरदौस सच जानकर तिलमिला गया। वह उठकर कबीर की तरफ बढ़ा कि मंजीत ने उसे पहले ही पकड़ लिया और अच्छे से धुलाई कर दी। मौका देख ऋषभ, देव और जय ने भी उसे जमकर मारा। सिन्हा सर ने अब उन सभी को पीछे हटने का इशारा किया और फिरदौस को आगे की कार्यवाही के लिए कुछ सोल्जर्स के साथ भेज दिया। सिन्हा सर ने ऋषभ, जय की तरफ देखा। आखिर तुम दोनों का कांड कमाल कर ही गया। फिरदौस की कबीर के लिए जलन का इस्तेमाल कर उसे कैंप से कैसे बाहर निकालना है, ये प्लान अच्छा बनाया तुमने। देव, तुमने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। तुम सभी वाकई में एक अच्छी टीम हो। देर शाम को आगे की प्लानिंग बनाते हैं। सिन्हा सर वहां से चले गए। सभी दोस्त एक दूसरे को देख खुश हो एक साथ जा बैठे
और बातें करने लगे। कबीर ने जय की तरफ देखा। तो क्या रहा तुम्हारा और माही का? बात हुई उससे या अभी तक इंतजार है? जय ने उसे सब कह सुनाया कि जब वो माही को प्रपोज करने गया तो अदिति मिल गई, जो माही की कजिन निकली, और फिर कितना इशू हुआ। बाद में अदिति ने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और उसने माही से शादी की बातें कर ली कि इस मिशन के बाद कबीर सर सिन्हा सर से बातें करेंगे। देव, कबीर ही क्यों, ऋषभ बात कर लेगा ना सिन्हा सर से। जय मुंह बनाते हुए बोला, सर मेरी शादी फिक्स करनी है, तोड़नी नहीं है। सभी हंस पड़े। देव, देखा कबीर, ये जय भी जानता है कि अगर तू सिन्हा सर से बात करेगा तो वो मना नहीं कर पाएंगे। ये तेरा फायदा उठा रहा है। जय, हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है? कबीर ने ऋषभ की तरफ देखा, जो थोड़ा शांत लग रहा था। तुझे क्या हुआ? तू थोड़ा परेशान लग रहा है। ऋषभ, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह काम का बहाना बनाकर वहां से उठकर चला गया। कबीर, इसे क्या हुआ? देव ने उसे सब कुछ कह सुनाया, जिसे सुन कबीर हैरान रह गया। क्या? ऋषभ ने कहा कि वह सुनी को पसंद नहीं करता। कबीर सोच में पड़ गया कि आखिर ऋषभ ने झूठ क्यों बोला कि वह सुनी को पसंद नहीं करता, और तो और उसने निशा से शादी के लिए हाँ भी कह दी। मंजीत, तुझे ही अब इस बात के बारे में एक बार बात कर लेनी चाहिए ऋषभ से। वह हमसे तो कुछ कहेगा नहीं, तुझी से कहेगा। कबीर, ठीक है, मैं रात में बात करता हूँ। निशा ऋषभ से शादी की बात तय होने के बाद बड़ी खुश थी। कल रोहन की सगाई के बाद राधा माँ उसकी और ऋषभ की कुंडली मिलाने वाली थीं। तारा हर वक्त उखड़ी उखड़ी सी घूम रही थी। मौली उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शांत ही नहीं हो रही थी। मौली, यार अब कर भी क्या सकते हैं हम? ठीक है ना, ऋषभ ने खुद निशा को चुना है। जब उसे कोई दिक्कत नहीं तो तू क्यों परेशान है? तारा, यही बात तो हैरानी की है कि ऋषभ ने इसे चुना। हाँ, निशा अच्छी लड़की है, लेकिन वैसी नहीं जैसी ऋषभ के लिए सही रहेगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मौली ने कुछ सोचकर तारा के कान में अपना प्लान बताया, जिसे सुन तारा हंसती। ये तूने सही कहा, लगता है अब यही करना पड़ेगा। सुनी ऋषभ की याद में कमरे में परेशान सी घूम रही थी। सही नाम रखा है सभी भाइयों ने इनका, रावण कहीं के। भला ये भी कोई वजह है किसी से शादी से इनकार करने की? जितना प्यार हम उनसे करते हैं उतना कोई कभी नहीं कर पाएगी। हम तो उनकी डांट खाने तक को तैयार हैं, लेकिन वो हैं कि उन्हें रत्ती भर भी अकल नहीं। ये भी नहीं पता कि उनके लिए कैसी पार्टनर सही रहेगी। मन तो कर रहा है कि कल उनके घर जा राधा माँ से शिकायत कर दें, लेकिन इन सब का क्या फायदा? ऋषभ सर तो अब किसी और के हो जाएंगे। हम एक बार तो मिलेंगे उस निशा से जिसे ऋषभ सर का साथ नसीब में मिला है। वह मायूस सी एक ओर बैठ गई। बहुत ज्यादा याद आ रही है ऋषभ सर की, लेकिन अब फोन करेंगे भी तो किस हक से? हाँ, दोस्त तो है ना वो हमारे, तो इसी हक का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहीं बिजी हुए तो? वह अपने आप में ही जूझ रही थी कि उसका फोन बज उठा। सुनी ने जब उसे देखा तो स्क्रीन पर ऋषभ का नाम दिखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो ऋषभ सर। ऋषभ ने जब सुनी की आवाज़ सुनी तो बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। कैसी हो? सुनी, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ऋषभ, मैं भी ठीक हूँ। दोनों कुछ वक्त तक खामोश हो, दूर से ही सही, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास महसूस करने लगे। अब ऋषभ बोला, मैं थोड़ा फ्री था तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि अच्छे से तो पहुंच गई ना ऋषिकेश? सुनी, हाँ, हम सुबह ही पहुंच गए थे। ऋषभ, कब निकलोगे अजमेर के लिए? सुनी, कल सुबह। ऋषभ, वहां जाकर एक बार मेरी ग्रेट लेडी को जरूर मिलना। आखिरी बार जब बात हुई थी तब वो बीमार थी, अब कैसी हैं पता नहीं, फोन भी नहीं कर सकता। सुनी, पर क्यों? ऋषभ सोचने लगा कि अगर फोन किया और तारा को पता चल गया तो सवालों की झड़ी लगा देगी, फिर 2 मिनट में समझ जाएगी कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। सुनी, आप चुप क्यों हो गए? ऋषभ, वो तारा बेवजह मुझसे लड़ती है तो मैं बस काम में फोकस रखना चाहता हूँ अपना। सुनी,
ठीक है, हम आपको फ़ोन कर देंगे। तभी दूर से मंजीत ने ऋषभ को मीटिंग में चलने का इशारा किया। ऋषभ ने सुनी से बात में बात करने की बोल कॉल कट कर दी। सुनी को अब ऋषभ की बात से तसल्ली हुई। देर शाम सभी दोस्त सिन्हा सर के साथ आगे की प्लानिंग के लिए बैठे। कबीर ने सभी को कैंप की लोकेशन के साथ हर छोटी बड़ी जानकारी साझा की कि कैसे मुश्ताक पर हमला करना है। उसका प्लान साझा किया। सबसे पहले जावेद को दबोचना था और उसके बाद मुश्ताक की तबाही। कबीर रात में ऋषभ के पास आया तो देखा कि वह सोया हुआ है। कबीर उसके पास जा खड़ा हुआ और हल्के से एक बार उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर खामोश सा वहीं खड़ा उसके चेहरे को देखता रहा। कुछ वक्त बाद ऋषभ ने करवट ली और दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। कबीर ने ऋषभ के तकिए की तरफ देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। वह आगे बढ़ा और तकिए को छूकर देखा जो थोड़ा भीगा हुआ था। कबीर ने एक गहरी सांस ली और वहीं ऋषभ के पीछे बैठ गया। कबीर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। मैं जानता हूँ ऋषु कि तू जाग रहा है और मुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे सामने सोने का नाटक कर रहा है। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुझे जो सही लगे तू वो कर, लेकिन याद रख हम सब हमेशा तेरे साथ हैं। रही बात सुनी की, तो उसकी शादी तो तुझसे ही होगी, फिर भले ही इस बार इस भोला भंडारी को कोई कांड ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मैं तेरे झूठ को अच्छे से पहचानता हूँ। तूने ये भी नहीं सोचा कि जब बाद में माँ को पता चलेगा कि उन्होंने तेरी शादी निशा से करवाकर कितना गलत किया है, तो वो खुद को ही दोषी मानेंगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कबीर उठकर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ऋषभ ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। कबीर बाहर खुले आसमान के नीचे खड़ा सोच रहा था कि आखिर क्या बात हो सकती है। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषभ शांत सा खड़ा उसे देख रहा था।